प्रिय बच्चों, मूंग ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन कक्षा 10 का अध्याय है अपना लोकतंत्र, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र है वो शासन करने की एक पद्धति है, एक तरीका है। लोकतंत्र का विपरीत होता है राजतंत्र, यानी जब शक्तियां एक व्यक्ति या एक समूह में निहित होती है वो क्या कहलाता है, राजतंत्र कहलाता है। और जब वो शक्तियां जनता में निहित होती है, सभी व्यक्ति उस शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं, वो तरीका या वो शासन पद्धति क्या कहलाती है, लोकतंत्र कहलाती है। तो अपन पहले देखेंगे लोकतंत्र का अर्थ, मीनिंग क्या है और इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है और किस शब्द से हुई है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं लोकतंत्र। जो ये लोकतंत्र शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का डेमोक्रेसी शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है डेमोक्रेसी। अंग्रेजी भाषा का जो शब्द डेमोक्रेसी है, इस शब्द को हिंदी में लोकतंत्र शब्द बना है, या इसकी लोकतंत्र की उत्पत्ति है वो डेमोक्रेसी शब्द से बनी है। और जो ये डेमोक्रेसी शब्द है ये ग्रीक भाषा है, उसका एक शब्द है डेमो और क्रेटिया, दो शब्दों से मिलकर हुई है। तो डेमोक्रेसी शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, डेमोस व क्रेटिया। डेमोस व क्रेटिया, इन दो शब्दों से उत्पत्ति हुई है। डेमोस और क्रेटिया। तो डेमोस का अर्थ होता है भीड़, और क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति। और वर्तमान में डेमोस को अपन आधुनिक युग में डेमोस का अर्थ भीड़ के स्थान पे अब जनता से लिया जाने लगा है। तो डेमोस शब्द है, इसका वर्तमान में आधुनिक युग में इसको किससे लिया जाने लगा है, जनता से। और ये शक्ति है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ जनता की शक्ति। डेमोस और क्रेटिया से जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है वो क्या आता है, जनता की शक्ति। शाब्दिक अर्थ जो डेमोस और क्रेटिया, इसका जो शाब्दिक है संयुक्त रूप से जो अर्थ बनता है वो बनता है जनता की शक्ति। डेमोक्रेसी शब्द है, इसको अपन लोकतंत्र भी कहते हैं। इसके अलावा अन्य नाम भी हैं इसके, जनतंत्र या प्रजातंत्र भी कहते हैं। यानी डेमोक्रेसी उसको लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं। और इसकी जो उत्पत्ति है डेमोक्रेसी शब्द की, इसकी ग्रीक भाषा के शब्द है डेमोस और क्रेटिया से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है भीड़, या आधुनिक युग में अपन जनता के रूप में लिखते हैं। और क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति, और इसका जो शाब्दिक अर्थ आया है वो क्या है, जनता की शक्ति। बर्न्स की एक परिभाषा है लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र के अनेक अर्थ हैं
और अनेक अर्थ के साथ इसका भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है। बर्न्स विचारक है, उसकी परिभाषा है लोकतंत्र के अनेक अर्थ हैं तथा इनके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है। ये शब्द किसके हैं? ये कथन है बर्न्स के हैं कि लोकतंत्र के अनेक अर्थ हैं तथा इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है। तो अपन ने अभी लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ देखा था, उसकी उत्पत्ति देखी थी, उसके साथ में ही लोकतंत्र में अन्य अंतर अर्थ निहित हैं, उनके बारे में अपन देखेंगे। तो पहला अर्थ है इसका लोकतंत्र है वो लोकतंत्र निर्णय लेने की विधि है। यानी शासन कार्य में जो निर्णय लिए जाते हैं उनकी क्या है? एक विधि है। अब है कि निर्णय की विधि किस प्रकार है कि निर्णय में कितने लोगों ने भाग लिया और उनको कितने अवसर प्राप्त हुए और उन्हें भाग लिया तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। तो इस प्रकार जो निर्णय लेने की विधि है वो क्या कहलाती है? लोकतंत्र कहलाती है। जनता को अवसर प्राप्त हुए, उनकी कितनी राय ली गई और उनको कितने अवसर निर्णय लेने में प्रदान किए गए, तो वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया कहलाती है। कितने लोगों ने निर्णय लिया, इससे ज्यादा महत्व रखता है कि कितने को अवसर प्राप्त हुए। जब एक व्यक्ति या एक संस्था जब किसी शासन से संबंधित निर्णय लेती है तो वो राजतंत्र कहलाता है। जबकि सभी जनता या सभी नागरिक है वो यदि निर्णय लेने में भागीदार होते हैं, वो अपना योगदान देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। दूसरा पॉइंट आता है कि लोकतंत्र है वो निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है। लोकतंत्र निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है। यानी निर्णय किस सिद्धांतों के माध्यम से लिए जाएंगे? तो अपन पहला सिद्धांत देखते हैं, प्रतिनिधात्मक। इसका अर्थ होता है यानी हमें अपने देश में भी अपन जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं वो अपने देश के शासन से संबंधित निर्णय लेते हैं, और वो निर्णय लेते हैं तो वो अपन स्वयं नहीं भागीदार होकर हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भागीदार होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र कहलाता है। फिर दूसरा आता है संवैधानिक। यानी शासन कार्य है वो संविधान के अनुसार संचालित होता है, तो वो क्या कहलाता है? संवैधानिक कहलाता है। इसके बाद में आता है प्रतियोगात्मक। प्रतियोगात्मक का अर्थ होता है कि प्रत्येक नागरिक को निर्णय में लेने के अवसर प्राप्त होने चाहिए। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाचन में खड़े होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति है वो शासन के कार्यों में भाग ले सके, तो ये क्या कहलाता है? प्रतियोगात्मक कहलाता है। दूसरा होता है उत्तरदायी। यानी जो प्रतिनिधि चुनकर गए हैं वो अपने जिस
क्षेत्र से गए हैं तो उस क्षेत्र के प्रति क्या होने चाहिए, उत्तरदायी होने चाहिए। ये थी लोकतंत्र में निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है। इससे तीसरा आता है अपना लोकतंत्र है वो आदर्शात्मक मूल्यों की यानी लोकतंत्र है वो आदर्शात्मक मूल्यों की अवधारणा है। आदर्शात्मक मूल्यों की अवधारणा से अर्थ ये है कि जैसे वहां की जनता को समानता प्राप्त हो, स्वतंत्रता प्राप्त हो, न्याय प्राप्त हो। ये जो अपने आदर्श है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये वहां की जनता को प्राप्त हो, वो क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र का अर्थ समझने के बाद में अपन देखेंगे कि आधुनिक काल में लोकतंत्र के कौन कौन से रूप विद्यमान हैं। तो अपन देखते हैं लोकतंत्र के रूप। आधुनिक काल में लोकतंत्र के रूप मुख्य रूप से 4 रूप विद्यमान है। पहला रूप है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र, चौथा है नैतिक लोकतंत्र। अब अपन देखते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र, जो राजनीतिक लोकतंत्र है इसको प्राचीन समय में इसे व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था। आधुनिक समय में उदारवादी लोकतंत्र, यानी जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसको प्राचीन समय में व्यक्तिवादी लोकतंत्र भी कहा जाता था और आधुनिक समय में इसको उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति है वो पश्चिमी देशों में होने के कारण इसको पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। ये तो राजनीतिक लोकतंत्र के नाम थे कि प्राचीन समय में इसे व्यक्तिवादी लोकतंत्र भी कहा जाता था, आधुनिक समय में इसे उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाने लगा। उत्पत्ति पश्चिमी देशों में होने के कारण इसको पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। अब लोकतंत्र है उसको जो 2 भागों में बांटा गया है, एक राज्य का लोकतंत्र और एक शासन का लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र है इसको उदारवादियों ने 2 भागों में बांटा था। उदारवादियों ने राजनीतिक लोकतंत्र है इसके 2 रूप बताए। 2 रूप है, एक तो राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र,
राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है कि प्रभु सत्ता है वो जनता में निवास करती है और शासन पे पूर्ण नियंत्रण किसका होता है, जनता का होता है। जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही सरकार पे नियंत्रण रखती है और सरकार यदि सही कर्तव्यों का पालन नहीं करती है, सत्ता का दुरुपयोग करती है, तो उसको पदच्युत भी कौन कर सकती है या उसको हटा कौन सकती है, जनता हटा सकती है। ऐसे राज्य को क्या कहा जाता है, राज्य लोकतांत्रिक राज्य। दूसरा इसका रूप बताया था उदारवादियों ने, शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। ये शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र है, यही ही राज्य के जो प्रकार का लोकतंत्र है इसका ही व्यावहारिक रूप है। इसमें भी वही जनता है, वो जनता में प्रभु सत्ता निवास करती है और वो शासन के कार्य में पूर्ण भागीदारी के साथ शामिल होती है। ये उदारवादियों ने राजनीतिक लोकतंत्र के दो प्रकार बताए थे, दो रूप बताए थे। फिर अपन देखते हैं राजनीतिक लोकतंत्र है, इसके दो रूप जनता की भागीदारी के आधार पर विभाजित किए गए। जनता की भागीदारी, ये दो कौन कौन से हैं, एक तो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। यानी जनता की भागीदारी के आधार पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता निर्णय में स्वयं भाग लेती है, तो वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। और जब जनता स्वयं भाग नहीं लेकर अपने प्रतिनिधियों को जनता या शासन में भागीदारी के लिए नियुक्त करती है, तो वो क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र कहलाता है। फिर जो प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है इसके भी दो भाग किए गए हैं, एक है संस्थात्मक, दूसरा है अध्यक्षात्मक। संस्थात्मक लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जब ये तीनों अंग स्वतंत्र होते हैं तब तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, और जब व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती हैं, तो ये शासन व्यवस्था क्या कहलाती है, संस्थात्मक शासन प्रणाली। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। और प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के भी दो भाग बताए थे, संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अब अपन देखते हैं सामाजिक लोकतंत्र। जो अपना जो सामाजिक लोकतंत्र है इसमें जो सामाजिक समानता की बात कही गई है, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का अर्थ हुआ जैसे जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, इनके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, तो वो कैसा लोकतंत्र कहलाता है, सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। यानी सबको समान अवसर प्राप्त होते हैं और उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाता है, वो क्या कहलाता है, सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। तीसरा अपना आता है आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र है, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और इस जो आर्थिक लोकतंत्र है ये मार्क्सवादियों ने दिया था। यानी जो आर्थिक लोकतंत्र है ये मार्क्सवादियों ने दिया था और उन्होंने कहा था कि जो अर्थव्यवस्था है
उसका समान वितरण होना चाहिए, धन का समान वितरण होना चाहिए, पूंजीपतियों के हाथ में शासन या पूंजीपतियों के हाथ में धन की अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए, वो संपूर्ण जनता के अंदर वितरित होना चाहिए और उस पर सभी जनता का हक होना चाहिए, एक ट्रस्टी के रूप में होना चाहिए। फिर आता है अपना नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र के अंदर आध्यात्मिक व दर्शन को महत्व दिया जाता है, तो लोकतंत्र में सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रताएं होती हैं तथा सभी दर्शन और सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। इस प्रकार अपने देखा कि आधुनिक काल में जो लोकतंत्र के 3 रूप थे। राजनीतिक लोकतंत्र, जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसको पहले व्यक्तिवादी लोकतंत्र भी कहा जाता, उसको आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाने लगा और उसको उत्पत्ति के आधार पर पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाने लगा। फिर आता है अपना सामाजिक लोकतंत्र, जिसमें सामाजिक समानता स्थापित हो, वो क्या कहलाता है? सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। जिसमें आर्थिक समानता स्थापित हो, वो आर्थिक लोकतंत्र कहलाता है और इसको मार्क्सवादियों की देन है। फिर आता है नैतिक लोकतंत्र, जिसमें नैतिक जीवन से संबंधित और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना और नैतिक दर्शन से संबंधित है, वो क्या कहलाता है? अपना नैतिक लोकतंत्र कहलाता है। धन्यवाद।